गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसमें सर्वोच्च न्यायालय, उसका गठन, शक्तियाँ और स्वतंत्रता कैसे उसमें स्पष्ट की गई है, इसके बारे में डिस्कस कर दिया था। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं हाई कोर्ट क्या है और इसमें कौन कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम लोग डालते हैं हाई कोर्ट। क्या कहते हैं? द हाई कोर्ट, या हम कहें उच्च न्यायालय। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो संवैधानिक प्रावधान से पूछा जाता है। आर्टिकल अगर हम कहें तो कहाँ से है? 214 से 231 तक है। किस भाग में है अगर पूछा जाए तो भाग 6 में है। ये हमें दो फैक्ट यहाँ तक याद रखने हैं। ठीक, कि तीसरी बात इसमें एक याद रखना है कि ये शीर्ष अदालत होती है राज्य के स्तर पर। हाई कोर्ट होती है शीर्ष अदालत किस स्तर पर? राज्य के स्तर पर। जैसे केंद्र के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे स्टेट के स्तर पर सर्वोच्च अदालत जो होती है वो कौन होती है? हाई कोर्ट होता है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ तक समझनी है। तो अब हम एक एक टॉपिक समझते हैं इसमें कि इनका गठन कैसे हुआ। तो गठन के बारे में एक आर्टिकल हमें समझना है, आर्टिकल 216। इसमें इसके गठन के बारे में जिक्र किया गया है। और देखिए गठन के में कहा क्या गया है, ये समझने वाली बात है। कहा गया कि एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, या हम कहें मुख्य न्यायाधीश होगा, और फिर कहा अन्य न्यायाधीश होंगे। और इनकी संख्या जो होगा वो कौन निर्धारित करेगा? तो कहा राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। हमारे यहाँ परंपरा ये है कि किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वहाँ लंबित या दायर मामलों पर निर्भर करती है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि किस हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं तो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद सबसे बड़ा न्यायालय भी माना जाता है हाईकोर्ट की दृष्टि से। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझना है। तो गठन किस में दिया गया है? अनुच्छेद 216 में दिया गया है इसका। ठीक, ये यहाँ से समझने वाली बात है। अब जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम समझाते हैं आपको। एक पूछा जाता है इनकी संख्या पर क्वेश्चन। ठीक, संख्या क्या? अगर पूछा जाए कि कितने हाई कोर्ट हैं भारत में तो हमारा आंसर होगा 25, जबकि राज्य तो 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो पूछा जाता है कि क्या सभी राज्यों में है? तो सभी राज्यों में नहीं। ठीक, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके, जैसे 4 ऐसे हैं हाईकोर्ट जिनमें एक से अधिक क्षेत्राधिकार हैं। जैसे पहला एक पूछा जाता है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी में 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जो कई बार पूछे गए। इसमें असम का भी आता है, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी इन 4 का क्षेत्राधिकार यहाँ लगता है। दूसरा इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए और कौन सा है तो चंडीगढ़, जो पंजाब हरियाणा है, तीनों का एक में ही है, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। इसी तरीके से एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक में है। इसी तरीके से अगर हम कहें तो बंबई हाई कोर्ट में ही दमन दीप और दादर नगर हवेली का भी लगता है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है, जिसे हम कहते हैं दिल्ली। दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश एसोसिएट है और वो पूछे जाते हैं। जैसे हम कहें अंडमान निकोबार का किसके साथ है तो कलकत्ता के साथ है। लक्षद्वीप का किसके साथ है अगर कोई पूछ दे तो केरल के साथ है। पुदुचेरी का किसके साथ है तो मद्रास, या हम कहें तमिलनाडु में, तमिलनाडु के हाईकोर्ट को हम मद्रास हाईकोर्ट कहते हैं, तो मद्रास हाईकोर्ट के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरीके से दादर नगर हवेली दमन दीप हमने बता दिया बंबई के साथ एसोसिएट है। तो ये हमें कुछ फैक्ट जो पूछे जाते हैं हमसे। पूछा जाता है कि सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है तो सिक्किम। सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है, किसका है तो वो सिक्किम का है। ठीक है, एक फैक्ट और हमसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले हाईकोर्ट की बिल्डिंग कौन सी थी तो विलियम फोर्ट आपने सुना होगा, जो 1862 में बनी थी, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट कहते हैं। तो कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे पहले भारत का हाईकोर्ट है, 14 मई 1862 को बना।
और ये विलियम फोर्ड नाम से जाना गया था, विलियम फोर्ड नाम से जाना गया था। ये कुछ फैक्चुअल हैं जो संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जनरली, तो वो हमने आपको बताए। ठीक, तो यहाँ से मैंने फैक्चुअल डेटा कवर किया। अब हम समझाते हैं इनके जजों की नियुक्ति कैसे कैसे होती है। इसमें बहुत फैक्चुअल है जो आप सबको जानना पड़ेगा और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नियुक्ति समझने वाला टॉपिक है, ध्यान से समझिए। पहले तो पूछा जाता है किस आर्टिकल में इनकी नियुक्ति है, तो आर्टिकल 217 में। कोई पूछे कि नियुक्ति करता कौन है, तो हमारा आंसर एक ही होगा कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। एक बात और ध्यान से रखेंगे कि हाई कोर्ट के लेवल पर सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है, जबकि हमने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि कार्यवाहक जो राष्ट्रपति हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी तो राष्ट्रपति करता है, और अगर हम अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो वहां पर सीजेआई भी कर रहा था नियुक्ति। यहां समझने वाली है कि सभी नियुक्तियां ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल याद रखें कि राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन एक परामर्श शब्द इसमें यूज होता है। परामर्श, परामर्श समझें कैसे। हाई कोर्ट में भी हमने अभी आपको बताया एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश, और दूसरे होंगे अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेगा आप, वो एक तो किससे परामर्श करेगा, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा किससे करेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से करेगा, राज्यपाल से करेगा। यानी दो लोगों का राष्ट्रपति परामर्श लेगा, मुख्य न्यायाधीश का और राज्यपाल का लेगा। और यहां अगर हम अन्य न्यायाधीशों की बात करते हैं तो सीजेआई को तो परामर्श होगा ही होगा, दूसरा राज्यपाल का या गवर्नर का भी परामर्श होगा, और तीसरे की जब हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श होगा। यानी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श जरूरी होता है। ठीक, ये बात भी हमें यहां से समझने वाली है। तो दो ही न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। अब कुछ अन्य न्याय की हम अगर बात कर लें, जैसे कभी कभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की आर्टिकल कौन सा इसमें अगर कोई पूछ दे तो 223 के तहत है, और कौन नियुक्ति करता है, तो इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, बस इतना ही प्रश्न हमसे यहां पर पूछा जाता है। दूसरा एक और हम यहीं पर समझा दें, एक होता अपर और कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश, इनके बारे में दो फैक्ट याद रखना है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा, आर्टिकल 224 में इनका प्रोविजन किया गया है, और इनकी अधिकतम नियुक्ति केवल 2 वर्ष के लिए होती है, और यह तभी होगी जब कार्य बहुत बढ़ जाए और वहां पर न्यायाधीशों की संख्या की कमी हो। ठीक है, तो उन्हीं कंडीशन में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए होती है पूछा जा चुका है, 2 वर्ष के लिए होती है, और 62 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति यहां पर नियुक्त नहीं हो सकता। ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक, तो हमने ये बताया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, दूसरा क्या बताया आपको, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, ये समझना। बाकी ये मेन जो होते हैं वो हमने बताया। ठीक, इनकी विशेष परिस्थितियों में ही नियुक्ति होती है, ये बात हमें याद रखना। तो मैंने सभी की ओवरऑल नियुक्ति आपको समझाई है। इसके बाद एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, उसको भी समझ लें। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पहली बात तो किस आर्टिकल में ही ये पूछा जाता है, तो 224 क्लॉज का में। दूसरा कौन नियुक्ति करेगा, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा। तीसरा कहा जाता है कि इससे पहले पूछा जाएगा कि आप क्या नियुक्त होना चाहते हैं, और चौथा पॉइंट याद रखना है कि ये तकनीकी रूप से न्यायाधीश माना नहीं जाएगा, लेकिन जब पद पर काम करेगा तो सभी विशेष अधिकार, सभी अधिकार इसके पास वही होंगे जो अन्य न्यायाधीशों के पास होते हैं। ठीक, ये बात यहाँ समझने वाली है। तो मैंने क्या क्या समझा है यहाँ पर, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, इतने तरीके के न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट मैंने एक साथ आपको समझाया है, जिसमें जनरली कंफ्यूजन होता। ओवरऑल हम फिर कॉल कराएं, सभी प्रकार के न्यायाधीश जो हाईकोर्ट में नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, बस परामर्श भिन्न भिन्न होता है। कहीं परामर्श मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का होता है, और कहीं पर परामर्श कॉलेजियम का होता है। ये बात समझने वाली। ठीक, तो यहाँ पर अब हम समझाते हैं न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर कैसे होता है न्यायाधीशों को। ठीक,
न्यायाधीशों का स्थानांतरण प्रोसीजर समझे। पहले तो कॉलेजियम मैंने पढ़ाया है। कॉलेजियम क्या होता है? सीजेआई होता है हमारा, और 4 सीनियर जज होते हैं। इनकी सहमति होनी चाहिए। दूसरा, जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर जिस हाई कोर्ट को हो रहा है, इन दोनों के चीफ जस्टिस की सहमति भी होनी चाहिए, तब होगा किसी का ट्रांसफर। तो 2 बातें याद रखना है। कॉलेजियम की सहमति कंपलसरी है, और मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर करना है मद्रास हाई कोर्ट को, तो इलाहाबाद के सीजे चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश की सहमति अनिवार्य है, और फिर मद्रास के सीजे चीफ जस्टिस की सहमति अनिवार्य है। दोनों की जब सहमति होगी तब जज का क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। तो मैंने ट्रांसफर समझाया आपको, नियुक्ति समझाई, ठीक। अब हम बता देते हैं इनकी सिंपल कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं। योग्यता, शपथ, वेतन, ठीक। योग्यता के बारे में समझते हैं। अहर्यताएं जनरली कहते हैं हम, योग्यताएं। तो एक योग्यता है कि नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा, 10 वर्ष कम से कम, 2 बातें कही गई हैं, या तो न्यायिक पद पर हो या अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता आप जानते हैं, वकील, या किसी न्यायिक पद पर तैनात रहा हो। ये 2 ही योग्यताएं हैं और कोई योग्यता नहीं होती। तीसरा, अगर हम कहते हैं कार्यकाल के बारे में, कार्यकाल के बारे में इसमें कहा गया है कि 62 वर्ष की आयु तक। यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, ध्यान से समझें। सुप्रीम कोर्ट के जब जजों की आयु की बात की जाती है तो संसद ने निर्धारित की है कि 65 वर्ष की आयु तक, और यहां पर जो निर्धारित किया है वो राष्ट्रपति के पास पावर है कि राष्ट्रपति निर्धारित किया है कि ये लोग किस उम्र तक रहेंगे, 62। और हमारे यहाँ कहीं भी संविधान में इनकी न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं किया गया। ये बात भी पूछी जाती है, तो ये बात भी याद रखें। तो हमने योग्यताएं बताई, कार्यकाल बता दिया आपको। अब वेतन भत्ते की बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, वेतन और भत्ता पूछा जाता है कौन निर्धारित करता है, तो संसद निर्धारित करती है। ठीक। दूसरी बात याद रखनी है कि वित्तीय आपात को अगर हम छोड़ दें, बाकी किसी भी परिस्थिति में इनके वेतन में कोई कमी इनकी नहीं जा सकती। तो 2 केस याद रखने हैं, संसद निर्धारित करेगी, वित्तीय आपात को छोड़कर और किसी परिस्थिति में इनकी कोई भी कमी हम नहीं कर सकते। ठीक, वेतन में कमी हम नहीं करेंगे। तो ये बातें हमें यहां से याद रखना। अगला अगर हम बात करते हैं, इसी में एक शपथ से प्रश्न पूछ लेते हैं। शपथ कहा जाता है कि राज्यपाल के समक्ष लेते हैं ये लोग, या इसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष। शपथ क्या लेते हैं ये समझना है। एक तो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की लेते हैं, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की शपथ। पहले इनकी शपथ और सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ में भिन्न भिन्न होती थी, लेकिन 16वां संविधान संशोधन इन्हें वही शपथ दिलाई जाती है जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिलाई जाती है। मतलब पहले इन्हें एकता और अखंडता को अछूट बनाए रखने की शपथ नहीं दिलाई जाती थी। 16वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें भी एकता और अखंडता को अछूट बनाए रखने की शपथ दिलाई जाने लगी। आज जो हाई कोर्ट का जज है और सुप्रीम कोर्ट का जज है वो समान ओथ लेता है। बात समझ रहे? ठीक, तो ये बात भी यहां से समझने वाली है। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है इनका पद किन किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। तो एक तो 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, दूसरा ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दिया है उन्होंने, और तीसरा इन पर कदाचार लग गया हो, साबित कदाचार। तो फिर पूछा गया है कि क्या कदाचार किसी पर लगा है, तो हाँ 2 जजों पर अभी तक लगाया गया, लेकिन उन पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई, उन्होंने उससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया। एक सौमित्र चौधरी थे, एक पीएन करके व्यक्ति थे। तो 2 जजों पर आज तक कदाचार की स्थिति आई। ठीक, तो ये 3-4 परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं, अपना पद रिक्त कर सकते हैं। तो ये इनके बारे में फैक्चुअल डेटा है। किसके बारे में? हाईकोर्ट के बारे में। देखिए हमने क्या समझ लिया, गठन कैसे है, हाईकोर्ट की संख्या कैसे है, योग्यताएं क्या है, शपथ क्या है, कार्यकाल क्या है, और कैसे जजों का स्थानांतरण होता है, पदरिक्ति कैसी है, ये सब चीजें हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी। ठीक, तो यहाँ समझने वाली है। अब जो हम आगे समझेंगे वो हाईकोर्ट की शक्तियां लेके।
ठीक है, तो इसमें इतना ही हम लोग रखते हैं।